हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन कुमार और हाई ग्रेड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप प्लीज उस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके रीजन क्या थे। ठीक है, वो क्या कारण थे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। तो चलिए एक बार इसके कारण पे नजर डालते हैं। तो जो इसका फर्स्ट रीजन है वो क्या है? नाटो, सीटो, सेंटो एंड वार्सा पैक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने इन सभी के बारे में डिस्कस किया था कि नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन था, ऐसे ही सीटो था, सेंटो था एंड सोवियत संघ का वार्सा पैक्ट था। तो क्या था, जब पूरे वर्ल्ड में नाटो से संकट उत्पन्न हो गया था, सीटो से हो गया था, सेंटो से हो गया था और वार्सा पैक्ट से हो गया था, तो इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी थी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जरूरत पड़ी थी। ऐसे ही नौ स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय यानी राइज ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या थे? कुछ हमारी अफ्रीकी कंट्रीज थी, ठीक है, ऐसे ही कुछ एशियाई कंट्रीज थी जो कि उस टाइम पे आजाद नहीं हुई थी। ठीक, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत वीक थी, यहाँ पे गरीबी थी, भूखमरी थी। ठीक है, तो इन सब के अस्तित्व को उबारने के लिए, इनके विकास के लिए ही नॉन अलाइंग मूवमेंट अस्तित्व में आया। ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा क्या था? जब पूरे विश्व में एक बना हुआ था, यानी जो यूएसए था एंड यूएसएसआर था, जब दोनों के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ लगी हुई थी, तो ऐसे में जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके लिए ये खतरा था कि वो कहां जाए, यानी उसके उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया था कि उनका विकास कैसे होगा। इन दोनों की मुठभेड़ में इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। तो इनके लिए जो एक गोल्डन चांस था, जो एक उभर के आया था, वो क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे जिससे कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो अस्तित्व में आया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कैसे हुई। तो स्टार्ट करते हैं। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उनकी स्थापना करी थी 5 देशों ने। अब ये 5 देश कौन कौन से थे? जिसमें हमारा भारत भी शामिल था, ऐसे ही इंडोनेशिया, मिस्र, घाना और युगोस्लाविया। तो ये जो 5 देश थे, 5 देशों के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ही इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के वामे एनक्रूमा, ऐसे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो। तो ये जो 5 राष्ट्र प्रमुख थे, ठीक है, अब इनके बीच में क्या हुआ था, ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो 1955 क्या हुआ था? बांडोंग कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बांडुंग सम्मेलन। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव रखी गई थी, जो सबसे पहले एक बात रखी गई थी, वो बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी, जो कि 1955 में हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ था 1956। 1956 में क्या हुआ? 1956 में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, तो इन तीनों के बीच में एक संधि हुई थी 1956 में। ठीक है, अब इन्होंने तीनों ने बात रखी थी किसकी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की, कि हम एक ऐसी नीति अपनाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या थे? ये जितने थे ये सारे न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, ठीक है, विकासशील देश थे, जिनको अल्पविकसित देश भी बोला जाता था। तब इन्होंने ये एक संधि पे राजी हुए थे, और ऐसे ही फिर जो हमारे इंडोनेशिया है और घाना है, इन्होंने भी इनका साथ दिया था। बाद में क्या था, ये पांचों के पांचों देश एग्री हो गए थे, और आखिरकार जाके क्या हुआ था? तो 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब इसको बेलग्रेड सम्मेलन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कहां हुआ था? बेलग्रेड शहर में हुआ था। ठीक है, अब बेलग्रेड शहर में ये सम्मेलन हुआ था, और यहीं पे
गुट निरपेक्ष आंदोलन की यहीं पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई, यहीं पे ये अस्तित्व में आया। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसके कितने सदस्य थे? शुरू में इसके सदस्य थे कितने? 25 सदस्य। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट हुआ था 1961 में, तो 1961 में इसके सिर्फ 25 सदस्य थे। अब ये टाइम टू टाइम क्या हुआ? ये टाइम टू टाइम बढ़ता चला गया, इसका विकास होता चला गया। ठीक है, ये वैश्विक स्तर पर पूरा विख्यात हो गया, क्योंकि इसकी मेन चीज क्या थी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ना तो नाटो में शामिल होना, ना सीटो में होना, ना सेंटो में, ना वार्सा पैक्ट में, किसी में भी शामिल नहीं होना, बल्कि अपना एक अलग गुट बनाना। गुट निरपेक्ष मतलब ही यही है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसके 25 देश थे, और अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में गुट निरपेक्ष के 120 सदस्य देश हैं और 17 पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज कंट्रीज। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसके उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, जो इसके मेन उद्देश्य है, अब एक बार उन पे नजर डालते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य के बारे में। तो इस पे नजर डालते हैं। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला उद्देश्य था वो क्या था? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, यानी इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म का विरोध। क्या था इस टाइम पे? जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो अमेरिकन थे, उनका जो पूरा विश्व था, पूरे विश्व पे क्या था? एक दबाव बनता जा रहा था, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, या फिर सैन्य तौर पर हो। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि भाई इनके दबाव को कम करना है। ठीक है, क्योंकि जब इनका दबाव कम होगा तभी जो ये न्यूली डिपेंडेंट कंट्रीज है ये अस्तित्व में आएंगे, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ऊपर होगी। ऐसे ही जो सेकंड था वो है अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी इंटरनेशनल पीस, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करना। इनका काम क्या था कि युद्ध का जो प्रयोग है वो कम से कम हो और पूरे विश्व में एक शांति का माहौल हो। ऐसे ही रंग भेद और नस्लीय भेद का विरोध। इसमें स्टार्टिंग में आपको ये देखना चाहिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में वे कंट्रीज शामिल थी जो अभी अभी स्वतंत्र हुई थी, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, और इनमें स्टार्टिंग से ही रंग भेद होता रहा था, नस्लीय भेद होता था। ठीक है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज हो गई। तो इनका मेन उद्देश्य ये भी था कि जो नस्लीय भेद हुआ है, जो रंग भेद इनके बीच में हुआ है, उसको भी बिल्कुल कम करना है, क्योंकि तभी तो एक कोऑपरेशन होगा, क्योंकि सभी कंट्रीज एक साथ में काम करेंगी। ऐसे ही निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, यानी डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। हथियारों का कम से कम उपयोग, यानी बिल्कुल भी उपयोग ना हो, और हथियारों की जगह बातचीत को बढ़ावा, आपसी सहयोग को बढ़ावा। ऐसे ही शीत युद्ध के प्रसार को कम करना। क्या था ये? हालांकि शीत युद्ध का दौर था और पूरे विश्व में एक टेंशन बनी हुई थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है, और इसी कारण शायद गुट निरपेक्ष आंदोलन भी अस्तित्व में आया था। तो इसका सबसे मेन उद्देश्य ये भी था कि जो शीत युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उनके बीच में शीत युद्ध के प्रसार को कम करना है। तो यानी एक देखा जाए तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, इसकी जो कंट्रीज थी, ये एक तरीके से मीडिएटर का काम करती थी। ठीक है, मध्यमान की भूमिका निभाती थी। आखिर में उन्होंने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना कर ली थी। ठीक है, यानी जो इसके सदस्य जो देश थे, 5 देश, जिसमें भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना, ये जो थे, इनके बीच में सहयोग रहेगा, चाहे वो सहयोग आर्थिक तौर पर हो, सैनिक तौर पर हो, ठीक है, विदेश नीति के तौर पर हो। तो इनमें क्या रहेगा? सहयोग की भावना रहेगी, यानी जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश है, इन 5 देश के अलावा भी जितने रहेंगे, सभी के बीच में एक सहयोग की भावना रहेगी। तो ये थे इनके कुछ उद्देश्य। अब इस नजर डालते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। तो अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के लक्षण, यानी प्रासंगिकता के बारे में। तो अब हम बात करेंगे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके वर्तमान समय में उसका रिलीवेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी प्रासंगिकता क्या है, या फिर क्या ये आज के वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है या नहीं है। तो आइए एक बार इसके पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है कि यह एक निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है। बहुत से जो इसके आलोचक वो ये मानते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो एक इनएक्टिव डॉक्ट्रिन है, यानी इसका कोई काम नहीं है, ये एक निष्क्रिय सिद्धांत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय समय पर गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पूरे वैश्विक तौर पर, इसलिए ये निष्क्रिय सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसे ही बहुत से आलोचकों का ये मानना है कि ये पृथकवाद और तटस्थवाद पर बल देता है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तटस्थवाद क्या होता है, पृथकवाद क्या होता है कि जो अपने आप को और इसके जितने भी सदस्य देश है सबको विश्व में जो भी कार्रवाई चल रही है, जो भी एक एक्टिविटीज चल रही है, उनसे बिल्कुल अलग हटके बैठ जाए। अब ऐसा क्या हुआ, कई बार ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश है उन्होंने एक मीडिएटर की भूमिका निभाई है, उनको शांति स्थापित करने की भूमिका निभाई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो न्यूट्रल डॉक्ट्रिन है, वो एक तटस्थवाद को बढ़ावा देता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे ही जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो इसके आलोचक है वो ये मानते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो इनएक्टिव होने के साथ, न्यूट्रल होने के साथ एक पृथक भी है। ठीक है, जो इसके सदस्य देश है उनको विश्व में जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज चल रही है, उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो हमेशा से एक मध्य की भूमिका में रहा है। अगर हम बात करें क्यूबा की, ठीक है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, तो क्यूबा में क्या था, जब क्यूबा में जो मिसाइल संकट हुआ था उसमें जो भारत है, भारत ने एक मध्य भूमिका निभाई थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ऐसे ही इसका जो चौथा लक्षण है मेन, वो क्या है, किसी भी गुट में शामिल न होना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मेन मकसद था वो यही था कि अपने जितने भी सदस्य देश है उनका विकास करे और किसी भी गुट में शामिल ना हो। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि इसकी प्रासंगिकता को दर्शाते हैं, इसके रिलीवेंस को दर्शाते हैं, जिसके आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि ये निष्क्रिय सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है, ये पृथकवाद या तटस्थवाद को बढ़ावा नहीं देता। ऐसे ये मध्य भूमिका अदा करता है और ये किसी भी गुट में शामिल होने की बात नहीं कहता। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि आज के समय में अगर जो इसके आलोचक है वो इस बात पर ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि हालांकि क्या है कि जो इसके सदस्य देश है वो आपस में सहयोग करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इंडिया एंड पाकिस्तान की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उनका जो आपस में सहयोग है वो ठीक है, या फिर वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहे? क्योंकि पाकिस्तान भी अनेक गुटों में शामिल है और भारत भी अनेक गुटों में शामिल है, जैसे नाटो के नॉन एलिड स्टेट है। ठीक है, अब ऐसे क्या है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, काफी बार युद्ध हो चुके हैं, तो ये इसकी एक प्रासंगिकता को कम करता है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश है उनके बीच में खुद में भी संघर्ष होता रहता है, लेकिन फिर भी जो इसकी प्रासंगिकता है वो व्यापक तौर पर देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।